ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी का यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए, ऐसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया पास। पर उसने ये ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, ही लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी भाले टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे है, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज लगते हुए राजीव पर। राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह ढूंढ जाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख कान, कोई ढांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए।
इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहां के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहां पर पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आंख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुँच कर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। एक माकन के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। 2. अघोरी बाबा हिंदू धर्म के अघोर समुदाय से संबंध रखते हैं जो शिव जी के पूजा करते हैं। ये समुदाय बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन जो है वो अपनी अनोखे व्यवहार, एकांत प्रियता व रहस्यमय कार्यों के कारण बहुत प्रचलित है। अघोरी लोगों अघोरी बाबा को इंसानों से दूर शमशान घाटों, जंगलों या निर्जन स्थानों पर रहना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि जहां लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है वहीं से इन काली दुनिया के बादशाह अघोरी लोगों का जीवन शुरू होता है। ये लोग शव साधना को ही अपना मूल कर्तव्य मानते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। इनका असली रहस्य तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये लोग मुर्दों में भगवान पूजते हैं। ये लोग मदिरापान व मृतक के मांस के शौकीन होते हैं, जिससे ये खोपड़ी की बने प्याले में खाते और पीता है। क्योंकि अघोरी लोग इस तरह खोपड़ी में खान पीना अघोरी कर्म में आता है तथा ये सारे कर्म करने वाला ही सच्चा अघोरी कहलाता है। ये लोग कच्चा मांस खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। ये लोग प्रतिदिन जलती चिताओं से मृतक के अधजले हिस्सों को खाने का काम करते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोर समुदाय को करीब से जानने के लिए आज तक ने ऐसी जगहों पर जाकर उनका लाइव फुटेज बनाया, जो इनके लिए काफी कठिन कार्य था। अघोरी कहते हैं कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। इस तरह संसार में इस तरह के विविध प्रकार के लोग संसार में सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। 3. भारत कई अनूठी कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है।
यहाँ हर मोड़ पर कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को जरूर मिल जाता है जो आपको हैरान कर देता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। ऐसी कहानी जो आज कई सदियों बाद भी ना सिर्फ याद की जाती है बल्कि आज के भौतिकवाद से ग्रस्त समाज में जहां प्यार को बस एक खेल की तरह खेला जा रहा है, वहां प्यार के उस एहसास से रूबरू करवाती है जिसके लिए कभी लोग अपनी जान तक दे दिया करते थे। ये कहानी मांडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मांडू मध्य प्रदेश स्थित रानी रूपमती का महल एक समय पहले तक बेहद खूबसूरत हुआ करता था, इतना कि कोई भी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ना कर पाए कि क्या वाकई कोई इमारत इतनी बेहतरीन हो सकती है। इस महल के ऊपर मंडप बने हुए थे जहां बैठकर पूरा राज्य नजर आता था। ये महल 365 मीटर ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित है जिसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार रानी रूपमती सुबह शाम मंडप पर बैठा सामने बहने वाली खूबसूरत नर्मदा नदी को देखा करती थी। महल के नीचे की ओर एक और महल है जिसे बाज बहादुर महल कहा जाता है और इस महल से रानी रूपमती का मंडप बहुत खूबसूरत नजर आता था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी मंडप में होती थी तब बाज बहादुर अपने महल के झरोखे से रूपमती को घंटों निहारा करता था। सन 1561 की बात है जब मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर बाज बहादुर को पराजित कर दिया और रानी रूपमती को अगवा कर लिया। रानी रूपमती ने आदम खान के समक्ष समर्पण नहीं किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अमर हो गई और अकबर ने ही इन दोनों की प्रेम कहानी को लिखित रूप प्रदान करवाया। मांडू में न सिर्फ रानी रूपमती का महल चर्चा बटोरता है बल्कि यहाँ कई और भी स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। मांडू की मस्जिदें भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की बेजोड़ उदाहरण हैं। इसके अलावा 2 अन्य महल जहाज महल और हिंडोला महल भी सौंदर्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। मांडू स्थित अशरफी महल की कहानी भी अजीब है। होशंग शाह ने सोने की अशरफियों से इस महल का निर्माण करवाया था जिसकी वजह से इसे अशरफी महल का नाम दिया गया। मांडू की इसी भव्यता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर यहाँ कई महीनों तक रहा और चप्पे चप्पे का विचरण किया। उसने अपने प्रवास के दौरान कई भवनों का न सिर्फ निर्माण करवाया बल्कि कई पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाए। वर्ष 1732 में मल्हार राव के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मांडू के मुगल गवर्नर को पराजित कर इस राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर राजशाही के अंत तक मांडू पर मराठों का ही राज रहा। आज़ादी के बाद जब मांडू की रियासत पर सरकार का आधिपत्य हुआ तब यहाँ मालवा पर्यटन रिजॉर्ट बनाया गया। मांडू की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है, यही वजह है कि आज यहाँ हर साल देश विदेश के कई सैलानी आते हैं। 4. रमेसर काका के पास एक लेहड़ा गायें थीं। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध दाहकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेसर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गाँव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेसर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजा भरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेसर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वे नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल, सरे, गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि न हो आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को जोंज कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता पर 2-3 बार में पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है कि रमेसर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थीं और खूंटे के पास हगमूत कर इतना चकल्लस करती थीं कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता पर रमेसर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेकर ऐसे इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती, पर गायें प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगाहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगीं। कैसे भी करके रमेसर एस ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेसर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत्र घनेसर को बुला लिया। घनेसर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन भिनसहरे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बेठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था।
दोपहर का समय था और अब घनेश्वर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेश्वर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधवा गया जान पड़ता था। घनेश्वर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर जोंज बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और जोंज पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज़ ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली आ रही है। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों ज्यों करीब आती जा रही थी, घनेश्वर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेश्वर, जो एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेश्वर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस घनेश्वर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर घनेश्वर की ओर बढ़ी। घनेश्वर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनेश्वर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनेश्वर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेश्वर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही घनेश्वर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊंगी बस। अब फिर घनेश्वर ने कुछ बोले केवल ना में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनेश्वर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेश्वर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनेश्वर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेश्वर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेश्वर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया, पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेश्वर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिली निकाला और पास में रखे धेबरी को जला दिया। धेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जेहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेश्वर ने उस डिबाती ऐसे टिमटिमाना की लगे कि अब बुझ गया धेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेश्वर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जेहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थीं। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गदही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा घनेश्वर मुस्कुरा देता।
उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेश्वर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेश्वर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेश्वर ने कांधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़ी के एक किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थीं। लेटे लेटे रत जगह किए घनेश्वर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनटी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जा रहा था। सोए हुए घनेश्वर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मनकर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो न? फिर से घनेश्वर ने थुक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेश्वर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। ये सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेश्वर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेश्वर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या घनेश्वर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें घनेश्वर को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। 5